ये वाला जो टॉपिक है ना सॉइल फॉर्मेशन वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो, एक लपड़ मारूंगा ना, इतनी जल्दी थक जाते हो, तो आप लोग यंग क्यों हो? थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी रखो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स। ये आपके बुक का सबसे सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, और उस चैप्टर को मैं और भी आसान बना दूंगा अपने इजी नोट से। तो हम लोग पढ़ लेते हैं स्पीड में, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करता हूं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि नेचुरल रिसोर्स की मीनिंग क्या है। Natural resource are things we get freely from nature that people use to meet their need. Natural resource फ्री में हमको मिलता है, कहाँ से? नेचर से, और हम लोग उसका इस्तेमाल करके अपनी नीड को पूरा करते हैं। कभी भी कोई भी आपको पूछे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, तो बोलना कि हमको नेचर से ये सारी चीजें फ्री में मिलती है, फिर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं और उस फ्री की थिंग से अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पानी, हवा, सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है और इसका इस्तेमाल करके हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स को किन किन तरीके से यूज करते हैं। ऑल ह्यूमन एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, इंडस्ट्री डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स। इंसान की हर एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे हम लोग तीन ही तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, एक खाने के लिए, एक रॉ मटेरियल के लिए, एक एनर्जी के लिए। याद रख लो, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को तीन ही तरीके से यूज में लेते हैं, खाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और एनर्जी के लिए। अब खाने के लिए थोड़ा आंसर भी तो लिखना पड़ेगा। वी ईट थिंग्स लाइक फ्रूट, क्रॉप, मिल्क, मीट, फिश। जो जो चीजें आप खाते हो उसी की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी, आपका आंसर हो गया रेडी। तो मैं आपको ये सारे चैप्टर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनके इजी नोट्स भी देता जाऊंगा। रॉ मटेरियल, वुड, एनिमल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स आर यूज मेक गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है कि हम लोग उससे कोई ना कोई गुड्स बना रहे होते हैं, उन चीजों को बोलते हैं रॉ मटेरियल। चलो अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम दे देता हूं। चलो अगर आपको रॉ मटेरियल समझ में नहीं आया तो मैं उसका भी एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आप घर में बना रहे थे रोटी, तो रोटी बनाने का रॉ मटेरियल क्या हुआ? आटा। तो आटा रॉ मटेरियल है और रोटी आपके गुड्स है। तो रॉ मटेरियल में कौन कौन सी चीजें हैं? वुड, एनिमल प्रोडक्ट, मिनरल्स, ये सारी हमारी क्या है? रॉ मटेरियल है। एनर्जी, हम कोल से एनर्जी निकालते हैं, ऑयल से एनर्जी लेते हैं, गैस से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, विंड से एनर्जी लेते हैं, और वाटर से भी हम एनर्जी लेते हैं। तो ये सारी चीजों से हम एनर्जी लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एक बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन री अवेलेबिलिटी और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अगर बोर्ड पूछ रही है कि आप ये बताओ कि कितने टाइप के रिसोर्स हैं, तो आप बोलना तीन टाइप के रिसोर्स है। तीन टाइप में हमने रिसोर्स को बांटा है, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन री अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेस्ड ऑन ओनरशिप के अंदर भी तीन डिपार्टमेंट है, एक इंडिविजुअल ओनरशिप, नेशनल ओनरशिप और ग्लोबल ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप का मतलब है कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है। तो एक इंसान एक रिसोर्स का मालिक हो सकता है, पूरी कंट्री रिसोर्स का मालिक हो सकती है, और पूरी दुनिया रिसोर्स की मालिक हो सकती है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? ओन बाय पर्सन और फैमिली। जैसे एग्जांपल लैंड और हाउस, आपके घर और हाउस जैसे रिसोर्स के ऊपर एक सिंगल इंसान का हक होता है, तो हम लोग इसको किसके अंदर गिनते हैं? इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्स के अंदर गिनते हैं। नेशनल रिसोर्स ओन बाय अ कंट्री, जैसे एग्जांपल आर्मी और रेलवे। आप सबको पता है कि हमारे देश में जो रेलवे है वो सब लोगों की है, तो ये पूरे कंट्री का रिसोर्स है। ग्लोबल, बिलोंग टू एवरीवन, हवा, पानी और सनलाइट जैसी चीजों पे सबका हक है, सभी उसके मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन री अवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? कैन ग्रो बैक और मेड अगेन, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल। ऐसे रिसोर्स जो बहुत ही कम समय में वापस से बन जाए, इन रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। आप वर्ड को ही देखो ना, रीन्यूएबल, वापस से नया बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल, वापस से जल्दी से बनेगा नहीं, कैनॉट बी रिप्लेस सून। ऐसे रिसोर्स जिनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोल, ये लोग कौन से रिसोर्स हो गए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये रिसोर्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ रिसोर्स पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, कुछ रिसोर्स हर जगह पे मिलते हैं, कुछ रिसोर्स कहीं कहीं मिलते हैं, और कुछ रिसोर्स होते हैं जो एक दो जगह पे मिलते हैं।
अब देखो, फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं। आप अगर चांद पे भी जाओगे तो वहां पे भी ऑक्सीजन है। अब आप बोलोगे कि भैया तो हम लोग वहां पे रह क्यों नहीं पाते हैं, तो चांद पे इतना ऑक्सीजन नहीं है जिससे इंसान सरवाइव कर सके, बट चांद पे भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी चीजें पूरे यूनिवर्स में मिलती है। अब जनरली अवेलेबल, फाउंड इन मैनी प्लेस, जैसे कि लैंड, वाटर, ये पूरे दुनिया में मिलने वाले रिसोर्स हैं। जनरली अवेलेबल रिसोर्स कौन कौन से हैं जो पूरे दुनिया में इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि लैंड और वाटर। अब आ जाओ रेयर रिसोर्स के ऊपर, फाउंड इन फ्यू प्लेसेस, जैसे कि कोल, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, ये दुनिया में कहीं कहीं पे मिलते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं रेयर रिसोर्स। अब आ जाओ सॉलिटरी रिसोर्स, ये वर्ड आपके लिए नया है। कौन सा रिसोर्स? सॉलिटरी रिसोर्स, फाउंड ओनली इन 1 और 2 स्पॉट इन द वर्ल्ड, एक से दो जगह पे मिलने वाले रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। एग्जांपल में क्रायोलाइट। अब जब साइंस पढ़ोगे तो उसके अंदर 10वीं के अंदर आपको क्रायोलाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। अब बोर्ड आपसे एक सवाल पूछ सकती है कि बताओ प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, आप रिसोर्स को बचाने के लिए क्या क्या करोगे, क्या क्या प्लान करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया है कि अगर हमको किसी भी रिसोर्स को बचाना है तो आपको 3 चीजें दिमाग में याद रखनी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। किसी भी रिसोर्स को बचाना है तो 3 चीजें याद रखो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आगे देखते हैं, वी शुड मैनेज रिसोर्स केयरफुली सो दे लास्ट लॉन्गर एंड लेस इज वेस्टेज। यहाँ पे ये लाइन ये समझा रही है आपको कि अगर आप अपने रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करोगे तो वो लंबा चलेगा। मान लो कि मेरे पास ये फोन है, ना तो मैं इस फोन के ऊपर कवर लगाता हूँ और ना ही इस फोन के ऊपर मैं कोई भी और सेफ्टी वाली चीज लगाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने फोन को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा हूँ। इसलिए देखो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा कि ये मेरा फोन यहाँ पे टूट गया है। तो अगर आप अपने रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो रिसोर्स लंबा नहीं चलेगा। जैसे मैं अपने फोन को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा हूं तो मेरा ये फोन लंबा नहीं चलेगा। आप ऐसा मत करना, आपके मम्मी पापा बहुत मारेंगे। अब देखो रिसोर्स की प्लानिंग के अंदर कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। चेक हाउ मच इज नीडेड एंड हाउ मच इज प्रेजेंट, आपको ये पता लगाना होगा कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो कितने लोगों को जरूरत है और हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर पार्टी चल रही है, टोटल लोग कितने हैं 10, तो हम उनको भूख लगी है तो हमको उनको समोसा खिलाना है, तो हमारे पास टोटल 8 समोसा अवेलेबल है। मैंने क्या एग्जांपल दिया, एक रूम के अंदर पार्टी हो रही है और लोगों को भूख लगी, तो हमने पता लगाया कि कितना समोसा चाहिए, तो हमने पता लगाया हमको 10 समोसा चाहिए, बट हमारे पास प्रेजेंट कितना है 8 समोसा है। तो क्लियर हो गया। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि चेक हाउ मच इज नीडेड एंड हाउ मच इज प्रेजेंट, कितना चाहिए और हमारे पास कितना अवेलेबल है। यूज रिसोर्स केयरफुली टू अवॉइड ओवर यूज, अब हमारे जो भी रिसोर्स है उनको हमको अच्छे से यूज करना पड़ेगा, तब वो जाके अवॉइड हो जाएंगे ओवर यूज में। मतलब कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनको हमको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, अगर वो ओवर यूज हो गए तो वो बर्बाद हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, पीने का पानी। आप सब लोग पानी को ओवर यूज कर रहे हो। मान लो कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है अपनी गाड़ी रोज रोज पानी से धुलने की, बट आप लोग ऐसा करते हो। आप लोग क्या करो कि वीक में एक बार पानी से गाड़ी को धो लो, बाकी टाइम पे आप क्या करो कपड़े से अपनी गाड़ी को साफ कर दो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि पानी हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आप लोग उस पानी का ओवर यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं? आगे, कीप चेकिंग एंड चेंजिंग प्लान इफ नीडेड, हमेशा आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि आपका रिसोर्स जो है वो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है तो आप अपने प्लान को चेंज कर दो। मान लो कि एक टंकी में पानी है और आपको वो टंकी का पानी 1 हफ्ते तक चलाना है, तो आप रोज रोज जाके टंकी में पानी चेक करो कि कितना खत्म हो गया है, और उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि हम लोगों को आज पानी का कम इस्तेमाल करना होगा क्योंकि आज का पानी का टारगेट खत्म हो गया है। तो कीप चेकिंग एंड चेंजिंग प्लान इफ नीडेड, रोज रोज जाके टंकी चेक करो। अगर टंकी में पानी जल्दी खत्म हो रहा है तो आप लोगों को यह देखना होगा कि अब हमको प्लान में चेंज लाना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया कि आपको काफी इजी तरीके से समझा दूं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना, इस टॉपिक का मैं और भी इजी तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। अब उसी आंसर को और बड़ा मैंने किया हुआ है कि रिसोर्स कंजर्वेशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कोल ऑयल आर लिमिटेड सो सेव देम। आप सबको पता है कि कोल और ऑयल इनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो हमको इनको बचाना चाहिए। यूज ओनली व्हेन नेसेसरी,
अब आप लोगों को सबको पता है कि ऑयल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, फिर भी आप लोग लड़कियों को देखने जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हो। सुधर जाओ वरना हमारे दुनिया में ऑयल खत्म हो जाएगा तुम्हारी वजह से ही। फोकट में जो गार्डन के आसपास घूमते रहते हो ना लड़कियों को देखने के लिए बाइक से, पेट्रोल बर्बाद हो रहा है। रिड्यूस देयर यूज एंड फाइंड अदर ऑप्शन। अपने सबको पता है कि ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हमने उसका अदर ऑप्शन निकाल के रखा हुआ है। अदर ऑप्शन क्या है ऑयल का? अब हम लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने उसका ऑप्शन ढूंढ लिया है। अब हम लोग जा सकते हैं लड़की को देखने। मेक स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट रिसोर्स। अब देखो गवर्नमेंट को भी है ना थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लेके आने चाहिए, जिससे वैसे रिसोर्स को बचाया जा सके जो खत्म होने वाले हैं। हर रिसोर्स के ऊपर गवर्नमेंट लॉ नहीं लगा सकती है, तो कौन से रिसोर्स के ऊपर लॉ लगाएगी? जो खत्म होने वाले हैं। जो रिसोर्स लिमिटेड है तो गवर्नमेंट को थोड़ा रूल बना देना चाहिए कि भैया इसका इस्तेमाल अच्छे से करो, वरना बहुत ही लपड़ मारेंगे। गवर्नमेंट एंड पीपल शुड वर्क टुगेदर एंड क्रिएट अवेयरनेस। गवर्नमेंट और पीपल को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, और जो भी रिसोर्स खत्म होने वाले हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि भैया इसको बचाओ। सबको मालूम है पानी मतलब प्योर पीने वाला पानी लिमिटेड है, फिर भी कोई उसको बचाता नहीं है। तो गवर्नमेंट और पीपल खाली नौटंकी करती है, कोई भी अवेयरनेस के बारे में जागरूक होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ थोड़ा सा जाग जाओ, पानी को बचाओ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। इस चैप्टर से ये वाला जो टॉपिक है ना सॉइल फॉर्मेशन वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो, एक लपड़ मारूंगा ना, इतनी जल्दी थक जाते हो, तो आप लोग यंग क्यों हो? थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी रखो। Soil is the top layer of the earth made of tiny particles of rock, minerals, water, air, humus यानी डेड प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमस यानी मान लो कि आप लोग एक जंगल में गए, जंगल के अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ है जंगल का यानी पेड़ पौधों का, वो सारी चीजों को हम लोग ह्यूमस हमस जो आप बोलो वो बोलते हैं। तो सॉइल क्या है? अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला लेयर है। सॉइल क्या है? अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर है। किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो टाइनी पार्टिकल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ह्यूमस हम्मस, जो आपको बोलना है वो बोलो। वापस से याद करवा दूं तो सॉइल कैसे बनता है? तो सॉइल अर्थ के सबसे ऊपर वाला लेयर है। वो बना किन किन चीजों से है? टाइनी पार्टिकल ऑफ रॉक, मिनरल, वाटर, एयर एंड ह्यूमस। अब आप सोचोगे कि भैया आप इसके अंदर क्यों इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हो? क्योंकि ये सोशल साइंस है, साइंस नहीं। आपको इसमें इतना ही जानना है। अगर आपको सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डीप में जानना है तो जाके साइंस पढ़ो। आगे सॉइल इरोजन, याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल एरोजन या इरोजन। सॉइल इरोजन इज व्हेन विंड और एयर कैरीज अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉइल एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। अब सॉइल के पास पैर तो है नहीं कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे चल के चला जाएगा, तो हवा और पानी उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन? आपका सॉइल का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन का प्रोसेस। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड हार्म फार्मिंग एंड एनवायरमेंट। अब एक सीरियस प्रॉब्लम है, सॉइल जब एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा तो आप ये भी मान के चलो कि सॉइल का न्यूट्रिशन भी एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा, तो फार्मर को तकलीफ आएगी क्रॉप्स उगाने में। तो सॉइल जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो अपनी फर्टिलिटी को लूज करता है, और फार्मर को एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में दिक्कत आती है। इसीलिए एक ये सीरियस प्रॉब्लम है। अब हमको इससे बचना है, तो मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन या रेमेडीज ऑफ सॉइल इरोजन। अब आपको क्या करना होगा सॉइल इरोजन से बचने के लिए? तो प्लांट ट्री एंड ग्रास रूट कीप सॉइल इन प्लेस। आप लोगों को पेड़ उगाने और घास उगाने हैं। आप सबको पता है कि पेड़ और घास के पास रूट होता है, तो वो सॉइल को पकड़ के रखेगा। जब सॉइल को रूट पकड़ के रखेगा तो पानी और हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? प्लांट ट्रीज एंड ग्रास, लिमिट ग्रेजिंग। अब आपने जो घास उगाया उस घास के ऊपर आप गाय भैंस बकरी जो भी लोग उसको चरने आती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा ना चर ले। अगर घास पूरा ही चर लेगी गाय भैंस तो वो लैंड वापस से अपनी हार्डनेस को खो देगा। अब घास था तो वो लैंड को पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि घास के पास भी रूट है, तो रूट ने सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था। अब गाय भैंस आएगी, वो सारा घास उखाड़ उखाड़ के खा लेगी, तो वापस से सॉइल के अंदर जो हार्डनेस था वो खत्म हो जाएगा, और वो हवा और पानी से एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। चेंज क्रॉप्स, ग्रो डिफरेंट क्रॉप टू कीप सॉइल हेल्दी। अब जो फार्मर्स है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक जो लैंड है उसके ऊपर वो अलग अलग
क्रॉप्स उगाएं ताकि सॉइल की हेल्थ बची रहे। ये कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में भी समझाया जा सकता है, बट अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि एक लैंड के ऊपर अलग अलग अगर आप क्रॉप उगाओगे तो उस लैंड की हेल्थ अच्छी रहेगी, उस सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी। अब सॉइल इरोजन से बचने के लिए दो तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग मतलब कि आप नॉर्मल जो आपका लैंड है उसके ऊपर खेती कर रहे हो। मान लो कि ये जो टेबल है ये प्लेन टेबल है, इसके ऊपर मैं खेती कर रहा हूँ, तो इसको हमने बोला क्या, कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग, मान लो आपके पास एक पहाड़ है, तो पहाड़ पे आपने सीढ़ी बना दी, देख रहे हो ना आपकी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। मेक स्टेप ऑन हिल्स टू स्लो वाटर। अभी मान लो कि एक पहाड़ होगा, ये पहाड़ है, इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा तो ये सट करके गिर जाएगा। अब मैं यहाँ पे सीढ़ी बना दूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले पानी यहाँ 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 ऐसे आएगा, तो पानी को गिरने में समय लगेगा। किसके अंदर, टेरेस फार्मिंग के अंदर। मतलब पानी के फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग के अंदर। तो अगर हम लोग इस तरीके का स्लॉप बना देते हैं तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्मॉल डैम्स, अब हमको स्मॉल डैम बनाने चाहिए सॉइल इरोजन से बचने के लिए। बिल्ड बैरियर टू स्लो स्ट्रीम वाटर। मान लो कि स्ट्रीम से पानी बहता हुआ आ रहा है, तो पानी बह रहा है तो साथ में वो मट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जा रहा है, तो हम लोग इस बहाव को, इस फ्लो को रोक देंगे डैम बना के। पानी रुक गया तो सॉइल भी रुक जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कीप ट्रीज टू कवर द सॉइल। हमको फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, क्योंकि जितने भी जंगल बचेंगे तो पेड़ बचेगा, पेड़ बचेगा तो वो पेड़ के रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगे, तब सॉइल इधर से उधर जा नहीं पाएगा। स्टोर रेन वाटर, कलेक्ट रेन वाटर टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। अब देखो बारिश हुए जा रही है तो बारिश में पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो कर रहा है मतलब मट्टी को भी इधर से उधर लेके जाएगा, तो हो सके हमको रेन का भी वाटर फ्लो होने से बचाना चाहिए, तभी हमारा सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये सारे स्टेप थे जिससे आप सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोक सकते हो। अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे सॉइल कंजर्वेशन। ये भी वन ऑफ द आईएमपी टॉपिक है। सॉइल कंजर्वेशन मींस सेविंग सॉइल एंड प्रोटेक्टिंग सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन में दो चीजें याद रखो, हमको उसको बचाना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है और प्रोटेक्ट करना है। इसको हमने किसका कॉन्सेप्ट बोला, सॉइल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बोला। It's include method to stop soil erosion and keep the soil healthy and fertile। मतलब कि आपको सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाने देना है, आपको सॉइल इरोजन रोकना है, साथ साथ में उस सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहे, इसका भी ध्यान देना है। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि आपको दो चीजें करनी है, सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाने देना है, मतलब कि सॉइल इरोजन नहीं होने देना है, और साथ साथ में सॉइल की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल इरोजन रोकना है और सॉइल की हेल्थ को ध्यान में भी रखना है। इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डैमेज कॉज बाय विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो किन किन चीजों से डैमेज होने से हमको सॉइल को बचाना है, विंड से, वाटर से और ह्यूमन की एक्टिविटीज से। आगे देख लेते हैं। अभी देखो सॉइल कंजर्वेशन आपने पढ़ा तो आप लोगों को एक सवाल आएगा कि रेमेडीज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो आपने यहाँ पे ये वाली जो रेमेडीज पढ़ी थी ना वही सेम लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चाहे सॉइल इरोजन का रेमेडीज हो, चाहे सॉइल कंजर्वेशन का रेमेडीज हो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, सेम आंसर लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बोर्ड आपसे एक सवाल पूछती है कि वाई ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लॉइंग सॉइल क्यों बोला जाता है। प्लगिंग या प्लॉइंग का मतलब होता है खेत को जोतना, तो ब्लैक सॉइल अपने आप को ही जोत लेता है। ब्लैक सॉइल क्रैक व्हेन ड्राई, जब ब्लैक सॉइल सूखता है तो वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और वो अपनी मिट्टी के अंदर क्रैक्स डेवलप कर लेता है। इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वेल व्हेन वेट, जब उसके अंदर पानी जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और काली वाली मिट्टी फूलने लगती है। दिस चेंज हेल्प द सॉइल ब्रेक अप नेचुरली लाइक प्लॉइंग। जब आप खेत को जोत रहे होते हो ना तो खेत को आप इस तरीके से खींच रहे होते हो, तो जब खेत टाइट होता है तो हम लोग उसको तोड़ देते हैं, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं, मतलब कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। फिर हम लोग उसके अंदर पानी डालते हैं तो मिट्टी फूल जाती है। तो ब्लैक सॉइल अपने आप ये चीज कर लेता है, बारिश आती है उसके अंदर पानी जाती है तो वो अपने आप को फुला लेता है, फिर जब गर्मी का दिन आता है तो वो अपने आप को तोड़ लेता है, खुद ही क्रैक डेवलप कर लेता है। तो ब्लैक सॉइल नेचुरली यह चीज अपने आप कर लेता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, मैं इसका एनिमेटेड वाला लेक्चर लेके आऊंगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है कि टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इंडिया के अंदर कितने टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल।
इंडिया के अंदर 43% लैंड एलुवियल सॉइल ही है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। न्यूट्रिशन में रिच होता है। कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? लाइम, पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो सॉइल है वेरी फर्टाइल है, सुटेबल फॉर व्हीट, राइस, पैडी एंड शुगर केन। अच्छा, जब आप ये चीजें पढ़ रहे हो ना, तो जो भी सॉइल न्यूट्रिशन में रिच होगा ना, तो उसकी फर्टिलिटी हाई होगी। याद रखना, ये दो कॉमन लाइन है जो आप हमेशा रिपीट कर सकते हो। कोई भी सॉइल अगर ज्यादा फर्टाइल हुआ तो वो नीचे रिच इन न्यूट्रिशन होगा। कोई भी सॉइल अगर रिच इन न्यूट्रिशन हुआ तो वेरी फर्टाइल होगा। तो ये दो लाइन याद रख के चलना। रेड सॉइल, इंडिया के अंदर 19% लैंड के ऊपर रेड सॉइल पाया जाता है। अब ये रेड सॉइल क्यों दिखता है? रेड सॉइल ड्यू टू आयरन यानी फेरिक ऑक्साइड टर्न येलो डीपर डाउन। देखो, रेड सॉइल का जो कलर है वो रेड किसकी वजह से दिखता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। और ये ऑलमोस्ट कहां पे पाया जाता है? पहाड़ों पे पाया जाता है और हिली एरिया में पाया जाता है। तो जब ये ऊंचे पे होता है तो ये रेड कलर का दिखता है, बट ये जब ऊंचे से नीचे की तरफ आ रहा होता है, मतलब जब ये नीचे गिर रहा होता है, तो इसका कलर येलो कलर में बदल जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि टर्न येलो डीपर डाउन। कहाँ पाया जा रहा है? माउंटेन के ऊपर और हिली रीजन के ऊपर। अब आप जान लो कि पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी पाई जाएगी तो वो पुअर इन न्यूट्रिशन होगी, लेस फर्टाइल होगी। और यहाँ पे आप क्या क्या उगा सकते हो? बाजरा, जुआर और पटेटो। अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में। तो इंडिया के अंदर 15% जमीन के ऊपर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इसके अंदर आप कॉटन उगा सकते हो, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब कि ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा सूट करती है वो कौन सा क्रॉप है? तो वो है कॉटन का क्रॉप, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। फॉर्म फ्रॉम डेक्कन लावा। डेक्कन लावा के फॉर्मेशन से ही इसका फॉर्मेशन होता है। किसका? ब्लैक सॉइल का। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आसान लाइन है। ये जो मिट्टी है वो रिच इन न्यूट्रिशन है, ये मॉइस्चर को पकड़ के रखती है और जब सूखता है तो क्रैक डेवलप कर लेती है। मतलब ऊपर ही आपने पढ़ा कि जब ऊपर ही आपने पढ़ा कि जब ये गीली होगी तो पानी को अपने अंदर सोख लेगी, और जब ये ड्राई हो जाएगी तो इतना ज्यादा सूख जाएगी कि क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। अब ये कॉटन के लिए अच्छा है, टबैको के लिए अच्छा है, ग्राउंड नट के लिए अच्छा है। अब ये जो लाइन है गुड फॉर कॉटन, टबैको एंड ग्राउंड नट, इसके लिए हम लोगों ने एक फुद्दू सी लाइन बनाई है कि मान लो कि एक इंसान ने तंबाकू खाया तो उसके घर वाले उसको पकड़ सकते हैं, तो मुंह बांस ना मारे इसीलिए वो क्या करेगा? कोकोनट खा लेगा। उसके बाद और सेफ्टी के लिए वो कॉटन से अपना मुंह पोंछ लेगा। तो ब्लैक सॉइल किन किन चीजों को उगाता है? तंबाकू, कॉटन एंड ग्राउंडनट। अब आ जाओ लैटरिंग, अरे सॉरी, लैटराइट सॉइल। लैटराइट का मतलब होता है ब्रिक्स। लैटिन लैंग्वेज में ब्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटराइट। क्या बोलते हैं? लैटराइट। हार्ड लाइक ब्रिक्स व्हेन ड्राई, स्मूथ व्हेन वेट। जब ये गीला होता है तो एकदम बटर जैसा स्मूथ हो जाता है, जब ये ड्राई होता है तो ये ब्रिक जैसा हार्ड हो जाता है। फॉर्म्ड इन एरियाज विथ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये गीला और सूखा किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। बारिश होगा तो ये गीला हो जाएगा, अगर गर्मी का मौसम आया तो ये सूख जाएगा। तो इसके अंदर ये जो वेट एंड ड्राई का चेंजेस आ रहा है किसकी वजह से आता है? क्लाइमेट के बदलने से। काफी फुद्दू लाइन थी ये। फाउंड ऑन हिली स्लॉप, कहां पे पाया जाता है? हिली स्लॉप्स के ऊपर, लेस फर्टाइल। आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो भी सॉइल माउंटेन के ऊपर पाई जा रही है उसके अंदर फर्टिलिटी कम है, और आपको मैंने बताया कि जिस भी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी कम है उसके अंदर न्यूट्रिशन भी कम होगा। ये दोनों लाइन को साथ में लेकर चलना है। अब आ जाओ डेजर्ट सॉइल के ऊपर। आप सबको पता है कि कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट एरिया में मिलेगा। जहां पे भी बारिश कम होती होगी वहां पे कौन सा सॉइल बनने लगेगा? डेजर्ट सॉइल बनने लगेगा, जैसे कि राजस्थान, सदर्न पंजाब और कच्छ का एरिया। अब ये रेत जैसा यानी सैंडी सॉइल होता है और लो फर्टिलिटी होता है। आप यहाँ पे पानी का जुगाड़ करके, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी लेकर जुआर और बाजरा उगा सकते हो, तो काफी आसान था। माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? वैली एंड स्लॉप पे। अब देखो 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाएगा, मतलब 2700 टू 3000 मीटर की ऊंचाई पे जो सॉइल पाया जा रहा है हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? माउंटेन सॉइल। अब ये माउंटेन के ऊपर पाया जाएगा तो जो इसकी लेयर होगी वो थीन होगी और जो इसकी लेयर होगी वो कमजोर होगी। आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो? पाइन एंड चेडर ट्रीज को देख सकते हो। अब आ जाओ फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर। तो फाउंड इन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट एरिया, कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर, कॉर्निफेरियस फॉरेस्ट के अंदर।
कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है? तो 3000 से 3100 की ऊंचाई पे पाया जाता है। मतलब माउंटेन सॉइल से भी ऊपर जो सॉइल पाया जाता है हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। अपर लेयर ब्लैक होता है, जो इस सॉइल का अपर लेयर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। क्यों? ड्यू टू ह्यूमस फ्रॉम डिकेन लीव्स। ऐसा होता है ना कि ये मान लो कि ये पूरा पेड़ है, इस पेड़ से सारे पत्ते वत्ते ऐसे सब झड़ जाएंगे और ये जमीन पे गिर जाएंगे। तो ये जब जमीन पे गिर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ह्यूमस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम्मस बोल लो या ह्यूमस बोल लो। तो ये जो आपका फॉरेस्ट सॉइल है इसके अंदर ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से ये काला कलर का दिखता है। तो ह्यूमस है क्या? ये वेस्ट है। किन चीजों का? जो भी प्लांट्स वेस्ट गिरा रहे हैं, मतलब कि ये पेड़ ने जो पत्ते गिराए, बीए गिराए, ये सारी चीजों से मिलकर जो बनता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। इसी की वजह से जो आपका फॉरेस्ट सॉइल है वो काला कलर का दिखता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा इजी वर्जन का। टर्न ब्लू और रेड डीपर डाउन। अच्छा, ये पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है, आपने इतना देख लिया। जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे तो इनका कलर ब्लू और रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये होता होगा। अभी आपको इतना डीप में नहीं बोला है तो मत जानो इतना। अभी लास्ट वाला सवाल, मार्सी एंड पीटी सॉइल फाउंड इन वेट ह्यूमिड रीजन कहाँ पाया जाता है? जहां पे बहुत ज्यादा नमी हो या पानी हो। स्टे वाटरलॉग इन द रेनी सीजन। मान लो कि ये जो जमीनें हैं, यहाँ पे आपने देखा कि जमीन थोड़े नीचे पे है, तो यहाँ पे जो लैंड पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्सी और पीटी। जब बारिश होगी तो सारा पानी जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ऐसे रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्सी और पीटी वाला सॉइल। मतलब ऐसे रीजन में जो सॉइल डेवलप हो रहा है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मार्सी और पीटी सॉइल। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टे वाटर लॉग इन द रेनी सीजन। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी जमा ही रहेगा। अब ये किसके लिए अच्छा है? तो गुड फॉर पैडी कल्टीवेशन। अब पैडी यानी राइस को उगाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ऐसे जगहों पे हम राइस उगा कर राइस की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और पानी को भी बचा सकते हैं, क्योंकि वहां पे पानी वैसे भी जमा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपका 8 चैप्टर पूरा करवा दिया। ये काफी आसान चैप्टर है, तो पीछे मत हटना, इस चैप्टर को पढ़ लेना।